सोचिए, आप अपने घर के बेसमेंट में जाएं और वहां आपको एक ऐसा दरवाजा मिले जो इस दुनिया का है ही नहीं। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंतहीन पीली दीवारें, अजीब सी लाइट्स और कभी ना खत्म होने वाला सन्नाटा है। A24 की 2026 की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द बैकरूम्स थिएटर में आ चुकी है। एक थेरेपिस्ट जब अपने गायब हुए मरीज को ढूंढते हुए इस अजीब और खौफनाक डायमेंशन में कदम रखती है तो जो सच सामने आता है वो आपके होश उड़ा देगा। आखिर क्या है इस रहस्यमयी जगह का राज, और क्या वो यहां से जिंदा बाहर आ पाएगी? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम इस पूरी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। कहानी की शुरुआत होती है 19 जून 1990 से, जब एक आदमी खुद को बैकरूम्स के अंदर फंसा हुआ पाता है। वह बुरी तरह घबराया हुआ है और बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए लगातार इधर उधर भटक रहा है, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी अंधेरे जाल में वापस ले आता है। मदद की उम्मीद में वो जोर जोर से चिल्लाता है, बार बार पुकारता है कि कोई उसे यहां से बाहर निकाले, लेकिन उसकी आवाज उन अंतहीन गलियारों में कहीं गुम हो जाती है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोई भारी चीज पास में आकर गिरी हो। वो तुरंत उस दिशा में जाता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। अब वो पीली दीवारों वाले उन रहस्यमयी गलियारों में आगे बढ़ता रहता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। चलते चलते उसकी नजर एक अजीब से बोर्ड पर पड़ती है। जमीन पर कुछ कागज बिखरे हुए हैं, एक कुशन पर कुछ पंख पड़े हुए हैं और छत पर एक डरावना सा निशान दिखाई देता है। तभी एक और आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अंधेरे में अचानक एक रहस्यमयी परछाई दिखाई देती है। उसे देखते ही वो पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है। एक के बाद एक गलियारे पार करता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। भागते भागते वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है, जो किसी वर्चुअल दुनिया जैसा महसूस होता है। बचने की उम्मीद में वो एक और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह बंद होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो रहस्यमयी आकृति उसके बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। अगले ही पल वो उसे जोरदार तरीके से नीचे गिरा देती है। कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरता है और यहीं से शुरू होती है बैकरूम्स की असली भयावह कहानी। इसके बाद कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। हमारी मुलाकात होती है एक छोटी लड़की मैरी से, जिसके बचपन की याद आज भी उसके घर के बाहर सीमेंट में बने उसके हाथों के निशान के रूप में मौजूद है। लेकिन अब कई साल बीत चुके हैं, मैरी बड़ी हो चुकी है और वो अपनी आंखों के सामने उसी पुराने घर को टूटते हुए देख रही है। घर लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन वे हाथों के निशान अब भी वहीं मौजूद हैं, जैसे उसके बीते हुए समय की आखिरी याद अब भी मिटने से इनकार कर रही हो। इसके बाद हमारी मुलाकात क्लार्क नाम के एक आदमी से होती है। वो एक बार फिर अपनी थेरेपी सेशन के लिए डॉक्टर मैरी क्लेन के ऑफिस पहुंचा है। मैरी उससे कहती है कि वो पूरी तरह अकेला है, लेकिन क्लार्क उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि उसके कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं और कई लोग उससे जुड़े हुए हैं। फिर भी मैरी शांत स्वर में वही बात दोहराती है। वो समझाती है कि इन सब के बावजूद अंदर से वो बिल्कुल अकेला इंसान बन चुका है। कुछ देर की बहस के बाद क्लार्क आखिरकार हार मान लेता है। वो स्वीकार करता है कि उसने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं, उसने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है और शायद वो इसी अकेलेपन का हकदार भी है। लेकिन मैरी उसे बताती है कि अगर वो सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। उसी दिशा में बढ़ने के लिए वो एक पुरानी एक्सरसाइज दोहराने का सुझाव देती है, एक रोल प्ले एक्सरसाइज। मैरी उससे कहती है कि वो अपने दिमाग में उस रात को फिर से याद करे, वही रात जब उसकी पत्नी बारबरा उसे छोड़कर चली गई थी और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। क्लार्क धीरे धीरे उस याद में खो जाता है। उस रात वह काफी देर से घर लौटा था। बारबरा पहले से सो चुकी थी, लेकिन रसोई में इधर उधर घूमते हुए उसके हाथ से एक ग्लास टूट गया। कांच टूटने की आवाज सुनकर बारबरा की नींद खुल गई। वह तुरंत नीचे आई ताकि पता लगा सके क्या हुआ है, लेकिन यहीं से हालात बिगड़ने शुरू हो गए। क्लार्क ने शराब पी रखी थी। वह शर्मिंदा भी था, परेशान भी था और खुद से बेहद नाराज भी था। फिर भी उसने उसे जगाने के लिए माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बातचीत बहुत जल्दी बहस में बदल गई। क्लार्क कहता है कि वो जानता है बारबरा बच्चे चाहती है, लेकिन बारबरा तुरंत उसकी बात काट देती है और अगले ही पल दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। बारबरा आरोप लगाती है कि क्लार्क ने कभी उसके सपनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ गुस्से से भरा क्लार्क उसे जवाब देता है कि वो उसकी हर जरूरत पूरी करता आया है, उसकी पढ़ाई का खर्च, उसके बिल, उसके बाहर घूमने फिरने के खर्च, यहां तक कि उसकी हर छोटी बड़ी सुविधा का बोझ भी उसी ने उठाया है। इसके बाद क्लार्क एक और आरोप लगाता है। वो कहता है कि अगर उनके बच्चे हुए तो सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी जाएगी और बारबरा अपने सपनों के पीछे भागती रहेगी। आखिरकार उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो एक आर्किटेक्ट है, वो अकेला ही सारी जिम्मेदारियां उठाता है और बारबरा ने कभी उसकी किसी बात में मदद नहीं की। मैरी के सामने उस रात को दोबारा जीते हुए उसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगता है। जो कुछ भी वो सालों से छुपाए बैठा था सब निकलने लगता है। कुछ समय बाद हम उसे अपने फर्नीचर स्टोर का विज्ञापन शूट करते हुए देखते हैं, लेकिन शूटिंग बुरी तरह खराब हो जाती है, क्योंकि जिस कुर्सी पर वो बैठा होता है वो अचानक टूट जाती है और क्लार्क जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। गुस्से और शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन असली झटका तो उसकी जिंदगी की सच्चाई है। उसके स्टोर में लगभग कोई ग्राहक नहीं आता, कोई भी उसका फर्नीचर खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाता
और क्लार्क लगातार बढ़ते दबाव के बीच अपनी बनाई हुई दुनिया को टूटते हुए देख रहा है। उसकी मेहनत धीरे धीरे बिखरती जा रही है। इसी दौरान बिजली का मीटर जांचने के लिए एक तकनीशियन वहां पहुंचता है, लेकिन क्लार्क उससे भी बहस करने लगता है। वो शिकायत करता है कि उसका बिजली का बिल इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुकान की आधी लाइटें हर समय झिलमिलाती रहती हैं। जब दोनों फ्यूज बॉक्स की जांच करते हैं तो उन्हें दो अजीब स्विच दिखाई देते हैं, ऐसे स्विच जो बाकी सिस्टम से बिल्कुल अलग लगते हैं। वे पहला स्विच दबाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर दूसरा स्विच चालू किया जाता है, लेकिन इस बार भी कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। दोनों पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये स्विच आखिर किस काम के हैं और इन्हें बाकी वायरिंग से अलग इस तरह क्यों लगाया गया है। इसके बाद कहानी फिर से मैरी की तरफ लौटती है। वो अपने अपार्टमेंट में बैठी एक मोटिवेशनल विज्ञापन देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि वह विज्ञापन किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। एक ऐसा प्रचार वीडियो जो लोगों को उसकी थेरेपी सेवाओं के बारे में बता रहा है। मैरी कुछ खाने की कोशिश करती है, लेकिन मुश्किल से एक निवाला ही खा पाती है। और ठीक उसी पल एक बार फिर उसकी नजर अतीत की उसी याद पर जाकर टिक जाती है। वो वही छोटा सा हाथों का निशान था जो उसके बचपन के घर के सामने सीमेंट में बना हुआ था। एक ऐसी याद जो सालों बाद भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उधर दूसरी तरफ क्लार्क अपने स्टोर में टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी की स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। अजीब बात यह होती है कि बिजली अभी भी चालू होती है। वो आसपास रखे कुछ लैंप जलाकर देखता है और यही हमें पता चलता है कि घर से निकाले जाने के बाद से वो अपने ही फर्नीचर स्टोर में रह रहा है। कुछ ही देर बाद स्टोर की लाइटें बुरी तरह टिमटिमाने लगती हैं। क्लार्क पहले से ही परेशान था, अब ये सब देखकर उसका सिर और ज्यादा खराब हो जाता है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो कार लेकर बाहर निकल पड़ता है। शहर की सड़कों पर घूमते हुए वो डॉक्टर मैरी क्लेन का एक पॉडकास्ट सुन रहा होता है, लेकिन सोच में इतना डूब जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कहां पहुंच चुका है। जब उसकी नजर सामने पड़ती है तो वो अपने पुराने घर के बाहर खड़ा होता है। सड़क के दूसरी तरफ से वो उसी घर को देखता रहता है, मानो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा अभी भी उसे वापस बुला रहा हो। एक ऐसी जिंदगी जो उससे बहुत पहले छिन चुकी है। अगली सुबह क्लार्क खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। वो स्टोर के अंदर बैठकर कागज पर कुछ स्केच बनाने लगता है। उधर मैरी भी एक छोटी बच्ची को उसकी माँ के साथ चलते हुए देखती है और एक बार फिर उसका मन बचपन की यादों में खो जाता है। कुछ समय बाद क्लार्क दोबारा टीवी चालू करता है, लेकिन इस बार जो होता है वो पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी है। टीवी स्क्रीन पर अचानक उसके फ्यूज बॉक्स के अंदर की वायरिंग दिखाई देने लगती है, मानो कोई कैमरा वहीं लगा हो। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर से काली हो जाती है और स्टोर के एक कोने में अकेली एक लाइट जल उठती है। अब क्लार्क का धैर्य जवाब दे देता है। वह गुस्से में सीधे फ्यूज बॉक्स के पास पहुंचता है और एक एक करके सारे स्विच बंद करने लगता है। कुछ ही पलों में पूरा स्टोर अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। दीवार पर एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई देती है, मानो किसी ने दीवार में रोशनी से बनी दरार खींच दी हो। वो दरार लगातार चमक रही होती है और फिर गायब हो जाती है, फिर दोबारा दिखाई देती है। क्लार्क हैरानी से उसे देखने लगता है। जिज्ञासा धीरे धीरे उसके डर पर भारी पड़ने लगती है। वह सावधानी से उस चमकती हुई दरार के पास पहुंचता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस सतह को छूती हैं, अचानक एक ताकत उसे दूसरी तरफ खींच ले जाती है। अगले ही पल क्लार्क जोर से जमीन पर आ गिरता है। वह अब बैकरूम्स के अंदर मौजूद था। कुछ क्षणों तक उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। जब वो आसपास देखता है तो दंग रह जाता है। चारों तरफ फर्नीचर के विशाल ढेर लगे हुए होते हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि यह जगह आखिर है क्या। घबराकर वो वापस उसी दीवार की तरफ भागता है और किसी तरह बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में लौट आता है, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो तय करता है कि उसे उस जगह के बारे में और जानना होगा, इसलिए वो दोबारा उसी दरार से अंदर चला जाता है। इस बार वो ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ता है। वो अंतहीन गलियारों और कमरों के बीच चलता रहता है। रास्ते में उसे कई खाली कमरे दिखाई देते हैं। काफी देर भटकने के बाद उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, रुको। लेकिन उसी बोर्ड के पास उसे एक आधा खुला दरवाजा दिखाई देता है जो किसी दूसरे कमरे की ओर जाता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक मरी हुई चिड़िया पर जाती है जिसका शरीर खून से सना हुआ था। आगे बढ़ने पर उसे और भी विशाल कमरे दिखाई देते हैं जहां हर तरफ कुर्सियां बिखरी पड़ी थीं। तभी अचानक उसे किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। वो फ्रेंच भाषा में कुछ बोल रही होती है। कुछ ही क्षण बाद एक पुरुष की आवाज भी सुनाई देने लगती है। इन आवाजों का पीछा करते हुए क्लार्क आगे बढ़ता है। दूर उसे एक स्थिर आकृति दिखाई देती है जो बिल्कुल हिले बिना खड़ी रहती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई इंसान है, लेकिन पास पहुंचने पर सच्चाई कुछ और निकलती है। वो दरअसल एक कार्डबोर्ड कटआउट होता है जिसे एक रेडियो से जोड़ा गया था। अचानक अलग अलग भाषाओं में कई आवाजें एक साथ बजने लगती हैं। अब क्लार्क की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। वो उस कटआउट से निकल रही तार का पीछा करना शुरू करता है और वो तार उसे एक दूसरे दरवाजे तक ले जाती है। वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पूरी ताकत से उसे धक्का भी देता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। अब क्लार्क उस अजीब कमरे को और ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है, मानो किसी ने वहां एक गुप्त ठिकाना बना रखा हो। जैसे ही वह उसे खोलता है, उसके सामने एक संकरी सुरंग नजर आती है और सुरंग के मुहाने पर एक पुराना बैकपैक पड़ा होता है। जिज्ञासावश क्लार्क उसके अंदर देखने लगता है। बैकपैक में उसे कई पहचान पत्र मिलते हैं, लेकिन उन सभी पर अलग अलग अनजान लोगों के नाम लिखे होते हैं। ये खोज उसे और ज्यादा बेचैन कर देती है। फिर भी वो पीछे हटने का फैसला नहीं करता। वो उस तंग सुरंग में घुसकर आगे बढ़ जाता है।
कुछ देर बाद वो दूसरी तरफ निकल आता है, लेकिन वहां का दृश्य भी उतना ही अजीब होता है। कमरे की फर्श में जगह जगह चप्पलें और जूते आधे धसे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो वे किसी दलदल में फंस गए हों। लेकिन जब क्लार्क खुद उस सतह पर कदम रखता है तो जमीन बिल्कुल ठोस महसूस होती है। कमरे के बीचों बीच एक अकेली कुर्सी भी रखी होती है। क्लार्क हैरानी से चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर फर्श में बने एक बड़े छेद पर पड़ती है। वो झुककर नीचे देखने की कोशिश करता है और जो वो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। नीचे बहुत गहराई में कुर्सियों का एक विशाल ढेर जमा हुआ था, मानो हजारों कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंकी गई हों। क्लार्क उसे और करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस दिशा में मुड़ता है। आवाज उसी सुरंग की तरफ से आ रही होती है जिससे वो अभी अभी आया था। जब वो ध्यान से देखता है तो दूसरी तरफ किसी आकृति की झलक दिखाई देती है और अगले ही पल वो आकृति अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर क्लार्क घबरा जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो वहां ज्यादा देर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा साइड डोर दिखाई देता है। वो तुरंत उसके अंदर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचकर वो फिर से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने वही पुराना बोर्ड खड़ा होता है जिस पर लिखा था रुको। अब क्लार्क पूरी तरह उलझन में पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे बढ़ रहा है या गोल गोल घूम रहा है। वो वापस उसी हिस्से में लौटता है जहां फर्नीचर के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। फिर वो पहली बार की तरह चमकती हुई दीवार के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वो बार बार कोशिश करता है, फिर भी दीवार उसे बाहर नहीं जाने देती। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वो किसी तरह वास्तविक दुनिया में लौट आता है, लेकिन अब उसका डर लगभग खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक नई जिज्ञासा ने ले ली थी, इसलिए कुछ समय बाद वो एक बार फिर बैकरूम्स के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो खाली हाथ वापस आने वाला नहीं था। वो वहां रखी एक बेंच को उठाने की कोशिश करता है। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद वो उसे खींचते हुए बाहर ले आता है और अब उसके पास सबूत मौजूद था। ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच था। पहली बार क्लार्क को थोड़ा सुकून महसूस होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई लगातार उस पर नजर रख रहा है। कहीं दूर छिपे हुए कैमरों के जरिए उसकी हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही थी। इन कैमरों को देखने वाला एक आदमी था जिसका नाम फिल था। वो चुपचाप बैकरूम्स के अंदर होने वाली हर घटना पर नजर बनाए हुए था। कुछ समय बाद क्लार्क फिर से डॉक्टर मैरी क्लेन से मिलने पहुंचता है। मैरी उसे देखते ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्लार्क बेहद थका हुआ और मानसिक रूप से टूटा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो मैरी को अपनी खोज के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसकी दुकान के अंदर एक नामुमकिन दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी जगह जो उसकी दुकान का ही अनंत विस्तार लगती है, मानो दीवार के पीछे उसी जगह का एक विशाल और अंतहीन संस्करण मौजूद हो। क्लार्क उसे अपने देखे हुए हर अनुभव के बारे में बताता है। फर्नीचर के पहाड़, अंतहीन गलियारे और अंधेरे में छिपी रहस्यमयी मौजूदगियां। लेकिन मैरी उसकी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं करती। उसे यह पूरी कहानी किसी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं लगती। फिर क्लार्क उसे एक नक्शा दिखाता है जो वो पिछले कई दिनों से बना रहा था। वो नक्शा एक ऐसी भूल भुलैया जैसा था जिसका कोई अंत ही नहीं दिखाई देता, लेकिन इसके बावजूद मैरी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। यह देखकर क्लार्क नाराज हो जाता है। वो गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो जल्द ही ठोस सबूत लेकर वापस आएगा। बाहर जाते जाते वो मैरी से कहता है, जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब क्लार्क किसी भी कीमत पर सच्चाई साबित करना चाहता था, इसीलिए वो कैट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी से संपर्क करता है। यही दोनों लोग उसके विज्ञापनों की शूटिंग करते थे। क्लार्क उनसे अपनी दुकान के अंदर छिपे रहस्य की जांच करने में मदद मांगता है। अगले दिन तीनों पूरी तैयारी के साथ स्टोर में पहुंचते हैं। क्लार्क उन्हें पूरा प्लान समझाता है। वे सभी सुरक्षा रस्सियों से एक दूसरे से बंधे रहेंगे और जरूरी सामान भी साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा वो उन्हें वे निशान भी दिखाता है जो उसने रास्ता याद रखने के लिए बैकरूम्स के अंदर बनाए थे। कैट और बॉबी अभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते, लेकिन यह शक ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद वे अपनी आंखों से वो चमकती हुई दीवार देख लेते हैं। सबसे पहले बॉबी अंदर प्रवेश करता है। उसके पीछे कैट भी मजबूरी में कदम रखती है और जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। अब तीनों धीरे धीरे बैकरूम्स की गहराइयों में आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में कैट और बॉबी एक सवाल पूछते हैं, आखिर ये सारा फर्नीचर किसका है? ये यहाँ आया कहां से? क्लार्क जवाब देता है कि उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन उसे यकीन है कि एक दिन उन्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। इस दौरान बॉबी अपने कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड करता जा रहा होता है। काफी दूर तक जाने के बाद क्लार्क उन्हें बताता है कि आगे कहीं उसे एक खाली स्विमिंग पूल जैसी जगह दिखाई दी थी और तभी उनकी नजर पास मौजूद एक सीधी नीचे जाती हुई सुरंग पर पड़ती है। चूंकि कैमरा बॉबी के पास था, इसलिए तय किया जाता है कि नीचे वही जाएगा। सुरक्षा के लिए उसकी कमर में एक मजबूत रस्सी बांध दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत ऊपर खींचा जा सके। इसके बाद बॉबी धीरे धीरे उस गहरी सुरंग में उतरना शुरू करता है। कुछ देर बाद वो नीचे पहुंच जाता है। वहां का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। फर्श पर पुराने और गंदे कपड़ों के ढेर बिखरे पड़े थे। आगे बढ़ने पर उसे एक और कमरा दिखाई देता है। यह कमरा भी छोड़े गए सामान और सड़ती हुई चीजों से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर उस अजीब कार्डबोर्ड कटआउट के टूटे हुए अवशेषों पर पड़ती है जिसे क्लार्क पहले देख चुका था। पास ही एक दूसरे कमरे में एक अकेली लाइट लगातार जल बुझ रही होती है। बॉबी उस रोशनी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रस्सी अब पूरी तरह खिंच चुकी थी। वो इससे आगे नहीं जा सकता था। तभी अचानक उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि अंधेरे में कोई परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है और सिर्फ बढ़ ही नहीं रही
बल्कि उसका पीछा कर रही है। डर से घबराया बॉबी तुरंत ऊपर खींचे जाने के लिए चिल्लाता है। ऊपर मौजूद क्लार्क और कैट पूरी ताकत से रस्सी खींचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में बॉबी ऊपर आने लगता है। ऐसा लगता है कि वे उसे बचाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन तभी अचानक कुछ भयानक होता है। नीचे अंधेरे में मौजूद कोई ताकत रस्सी को जोर से खींच लेती है। अगले ही पल बॉबी को हिंसक तरीके से वापस नीचे घसीटा जाने लगता है। क्लार्क और कैट उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे रस्सी को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। वो रहस्यमयी ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वो दोनों को भी नीचे खींच ले जाती है। कुछ सेकंड बाद तीनों सुरंग के तल पर जा गिरते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच उन्हें अंधेरे में एक डरावनी झलक दिखाई देती है। कोई अजीब जीव बॉबी के शरीर को घसीटते हुए दूर ले जा रहा था। वे उसका चेहरा तक साफ नहीं देख पाते और कुछ ही क्षणों में वो अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे सिर्फ खून का एक निशान बचता है। अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की उम्मीद में कैट तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ती है। क्लार्क भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बैकरूम्स की अंतहीन भूल भुलैया में वो जल्द ही रास्ता भटक जाता है। अब क्लार्क अकेला रह जाता है। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता रहता है और तभी वो ऐसी जगह पहुंचता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने एक कमरा था जिसके बीचों बीच एक क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था और उसके पास एक मूर्ति रखी हुई थी जिस पर सिर्फ एक लैंप की रोशनी पड़ रही थी। यह दृश्य जितना अजीब था उतना ही डरावना भी। लेकिन इससे पहले कि क्लार्क कुछ समझ पाता, अचानक उसके सामने एक विचित्र महिला जैसी आकृति प्रकट हो जाती है। वो आकृति सीधे उसकी तरफ झपटती है। क्लार्क बुरी तरह घबरा जाता है और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वो आखिर उस खाली स्विमिंग पूल जैसी जगह तक पहुंच जाता है जिसका जिक्र उसने पहले किया था। तभी उसे दूर से कैट की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। क्लार्क तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। जल्दबाजी में वो कैमरा भी जमीन पर गिरा देता है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसे कैट कहीं नहीं मिलती। वो लगातार उसे पुकारता रहता है। उसी दौरान एक रहस्यमयी हाथ अचानक कैमरे के पास आता है। वो कैमरे को उठाता है और अगले ही पल रिकॉर्डिंग पूरी तरह बंद हो जाती है। स्क्रीन काली पड़ जाती है। यहीं से कहानी अचानक अतीत की तरफ मुड़ जाती है। हम एक छोटी बच्ची को उसके कमरे की खिड़की के पास जाते हुए देखते हैं। ये छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि बचपन की मैरी थी। जिज्ञासावश वो खिड़की पर चिपके अखबारों को हटाकर बाहर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। वो मैरी को डांटते हुए कहती है कि उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी माँ बार बार समझाती है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, हर तरफ बुरे लोग मौजूद हैं। इसी वजह से मैरी का बचपन लगभग कैद में बीता था। वो दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। कुछ सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरा घर हिल उठता है। वर्तमान में लौटते ही हम देखते हैं कि बड़ी हो चुकी मैरी उसी दर्दनाक घटना को याद कर रही है। उसकी नजर फिर से सीमेंट में बने अपने हाथों के निशान पर टिक जाती है, जो उस दिन की आखिरी बची हुई याद थी। तभी उसका फोन बजता है। कॉल क्लार्क की होती है। उसकी आवाज पहले से अलग लग रही थी, डरी हुई, घबराई हुई और बेहद अस्थिर। वो मैरी से कहता है कि आखिरकार उसे वो रास्ता मिल गया है जिसकी वो तलाश कर रहा था और अब वो वापस लौटने वाला नहीं है। ये सुनकर मैरी हैरान भी होती है और चिंतित भी। बिना समय गंवाए वो सीधे क्लार्क के स्टोर की तरफ निकल पड़ती है। उधर दूसरी तरफ फिल अपने छिपे हुए कंट्रोल रूम में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके कैमरे बैकरूम्स के अलग अलग हिस्सों पर नजर रखे हुए थे। तभी उसकी एक स्क्रीन पर क्लार्क का पुराना टीवी विज्ञापन दिखाई देता है और उसे देखते ही फिल के चेहरे का भाव बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो वो क्लार्क को पहले से जानता हो। कुछ समय बाद मैरी स्टोर तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि दुकान काफी समय से बंद पड़ी हुई है। मुख्य दरवाजे पर चेतावनी वाले नोटिस चिपके हुए हैं, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैरी सावधानी से अंदर प्रवेश करती है और तुरंत नोटिस करती है कि लाइटें लगातार टिमटिमा रही हैं। उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। अपनी सहज भावना का पीछा करते हुए वो सीधे बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। वहां उसे क्लार्क के बनाए हुए नक्शे और नोट्स मिलते हैं और फिर उसकी नजर उसी चमकती हुई दरार पर पड़ती है जो दीवार के बीचों बीच मौजूद थी। क्लार्क की सारी बातें अचानक उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वह धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरार के पास पहुंचती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है, लेकिन अगले ही पल वह हिम्मत जुटाकर उस दीवार के आर पार कदम रख देती है। दीवार के उस पार पहुंचते ही मैरी एक अजीब नजारा देखती है। जहां पहले फर्नीचर के ढेर दिखाई देते थे, वहां अब कुछ भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ फैली हुई खाली और रहस्यमयी जगह उसे बेचैन कर देती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्लार्क को आवाज लगाना शुरू करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुंचती है। यह कमरा ऑफिस के फर्नीचर से भरा हुआ था। वो वहां से गुजरकर एक और दरवाजे के अंदर चली जाती है। इस बार उसके सामने कुर्सियों से भरा हुआ विशाल कमरा था। तभी वही फुसफुसाती आवाजें दोबारा सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर बने एक बड़े चित्र पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, जादू के बारे में क्यों सोचना जब हकीकत बनाई जा सकती है। इस संदेश के ठीक बगल में एक चित्र बना हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि वह चित्र मैरी के अपने विज्ञापनों से प्रेरित लगता था। मैरी उलझन में पड़ जाती है। वो उस चित्र को ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। यह क्लार्क था। वो शांत स्वर में कहता है कि मैरी बहुत ज्यादा शोर कर रही है। आवाज सुनते ही मैरी घबराकर पीछे मुड़ती है और वहां क्लार्क को खड़ा देखती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब और असहज कर देने वाली शांति थी। मैरी उससे पूछती है कि आखिर वे लोग इस जगह पर हैं कहां। क्लार्क जवाब देता है कि यह वो जगह है जहां हर संभव स्थान मौजूद है, हर कमरा, हर याद,
हर संभावना। अचानक कहीं से कोई आवाज आती है। मैरी डरकर उछल पड़ती है, लेकिन क्लार्क उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो भरोसा दिलाता है कि यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही है और मैरी उसे जानती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। क्लार्क धीरे धीरे उसके पीछे जाता है और बिना किसी चेतावनी के उसका गला दबा देता है। मैरी छटपटाने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चेतना खत्म हो जाती है। इसके बाद कहानी एक बार फिर मैरी के अतीत की तरफ लौटती है। हमें पता चलता है कि बचपन की उस दर्दनाक घटना के बाद उसकी मां को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया था और मैरी पूरी तरह अकेली रह गई थी। ये अकेलापन उसके जीवन पर गहरा असर छोड़ गया। उसी ने उसके भीतर कई भावनात्मक घाव पैदा किए जो आज तक उसके साथ मौजूद हैं। कहानी फिर से बैकरूम्स में लौटती है। मैरी की आंख खुलती है। वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। सामने क्लार्क बैठा था और हमेशा की तरह अस्वाभाविक रूप से शांत दिखाई दे रहा था। वो मैरी से कहता है कि उसने पूरी जिंदगी जवाब तलाशने में गुजार दी। वो हमेशा समझना चाहता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या है, लेकिन हर बार वो उसी खालीपन में लौट आता था जिससे वो कभी बच नहीं पाया। बात करते करते वो मेज पर प्लेटें सजाने लगता है, मानो किसी सामान्य पारिवारिक डिनर की तैयारी कर रहा हो। लेकिन उस कमरे का माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं था। वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। एक धारीदार शर्ट पहने आदमी, व्हील चेयर पर बैठा एक व्यक्ति और वही रहस्यमयी महिला जैसी आकृति जिसने पहले उसका पीछा किया था। सभी बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। क्लार्क मैरी को बताता है कि यह जगह लोगों को अपने अंदर सुरक्षित रखती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खत्म भी कर देती है। वह कहता है कि बैकरूम्स इंसानों को बदल देता है, उन्हें ऐसी खोखली मौजूदगी में बदल देता है जो सिर्फ यादों के अवशेष बनकर रह जाती है। उसके अनुसार यही वजह है कि यह जगह अस्तित्व में है। टूटी हुई यादें, भूली हुई जिंदगियां और आयामों के बीच फंसे हुए लोग, यही सब मिलकर इन असंभव जगहों को जन्म देते हैं। अपनी बात साबित करने के लिए क्लार्क एक चाकू उठाता है और वहां खड़े एक व्यक्ति के शरीर में घोंप देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, न दर्द, न चीख, न कोई हरकत। क्लार्क कहता है कि वे अब कुछ महसूस नहीं करते। उनके भीतर भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। उनमें दर्द महसूस करने की क्षमता भी नहीं बची। उनका अहंकार तक मिट चुका है। अब वे सिर्फ मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस अंतहीन भूल भुलैया में रखा कोई फर्नीचर। इसके बाद क्लार्क कुछ और भी भयावह करता है। वह एक आकृति के पेट को चीर देता है और उसके भीतर से रुई जैसी दिखने वाली अजीब सामग्री निकालता है। फिर उसे प्लेटों में परोसने लगता है, मानो वो कोई सामान्य भोजन हो। वो मैरी से कहता है कि यहाँ के लोग इसी से जीवित रह सकते हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्लार्क फ्रिज का दरवाजा खोलता है और उसके अंदर अपने पुराने बॉस का कटा हुआ सिर दिखाता है। ये दृश्य देखकर मैरी पूरी तरह दहशत में आ जाती है। फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो क्लार्क से कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन इसके लिए पहले उसे खोलना होगा। क्लार्क तुरंत मना कर देता है। अब मैरी उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे पहले उसकी बातों पर भरोसा न करने का अफसोस है, लेकिन क्लार्क अब वास्तविकता से दूर जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मानसिक भ्रम में जी रहा हो। अचानक उसे अपनी थेरेपी सेशन याद आ जाते हैं और वो फैसला करता है कि वे एक पुराना रोल प्ले दोबारा करेंगे। वो कमरे की सारी लाइटें बंद कर देता है, फिर उस रहस्यमयी महिला के बाल काटता है और उन्हें मैरी के सिर पर रख देता है। अब वो मैरी को अपनी पत्नी बारबरा की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करता है। उसके विकृत खेल की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह अपने भ्रम में खो जाता है। कांपती हुई आवाज में वो एक नाराज पति का किरदार निभाने लगता है। वो मैरी पर चिल्लाता है कि उसने ग्लास तोड़कर उसे जगा दिया। वो कहता है कि उसे पता है बारबरा जल्दी सोना पसंद करती है, लेकिन उसे देर तक स्टोर में काम करना पड़ा था। धीरे धीरे उसका लहजा और आक्रामक होता जाता है। वो दावा करता है कि घर का सारा खर्च वही उठाता है। अगर उन्हें परिवार शुरू करना है तो बारबरा को भी काम करना होगा और जिम्मेदारी बांटनी होगी। कुछ ही देर में यह नकली बहस असली भावनाओं में बदल जाती है। सालों से उसके अंदर जमा गुस्सा, अकेलापन, निराशा और दर्द बाहर आने लगता है। आखिरकार मैरी उसकी कल्पना का हिस्सा बनने से इनकार कर देती है। वो क्लार्क को सच्चाई बताने का फैसला करती है। मैरी कहती है कि उसे घर से निकाला गया था, लेकिन उसकी वजह शराब नहीं थी। असल कारण कुछ और था। वो लगातार शिकायत करता रहता था, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचता था और हर समस्या का दोष किसी और पर डाल देता था। मैरी कहती है कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है और यही वजह है कि उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। यही उसका असली संकट था। मैरी क्लार्क से कहती है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या हमेशा यही रही है। वो कभी यह स्वीकार ही नहीं कर पाया कि गलती उसकी भी हो सकती है। ये शब्द क्लार्क को अंदर तक झकझोर देते हैं, मानो किसी ने सीधे उसके सीने पर वार कर दिया हो। कुछ क्षणों के लिए वो सचमुच सोच में पड़ जाता है। पहली बार ऐसा लगता है कि वो अपनी सच्चाई का सामना कर रहा है। धीरे से वो स्वीकार करता है कि उसे अपना व्यवहार बदलना होगा। वो मानता है कि उसने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करे। मैरी शांत स्वर में बताती है कि उसने भी उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कभी उसके अंदर तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि क्लार्क हमेशा अपने ही भ्रमों में उलझा रहता था। मैरी उसे समझाती है कि अभी भी देर नहीं हुई है। वो इन बातों पर बैठकर सोच सकता है, खुद को समझ सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उसे मैरी को आजाद करना होगा। कमरे में कुछ देर तक पूरी खामोशी छा जाती है। क्लार्क कुछ नहीं कहता। फिर धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बंधन खोलने लगता है।
ऐसा लगता है जैसे उसने सचमुच मैरी की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके पास खड़ी वो रहस्यमयी महिला आकृति अचानक हरकत करने लगती है। जो अब तक बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगती है, मानो किसी खतरे को महसूस कर चुकी हो। वह बेतहाशा बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है और उसी पल दीवार पर बने चित्र वाला वो भयानक जीव सामने आ जाता है। कमरे का माहौल पल भर में बदल जाता है, लेकिन क्लार्क अभी भी किसी अजीब मानसिक स्थिति में था। वो उस जीव की तरफ मुड़ता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा हो। वह उस प्राणी से मैरी का परिचय कराता है, बताता है कि वो उसकी थेरेपिस्ट है और अब यहां से जाने वाली है। इतना ही नहीं, वह उस जीव को यह भी समझाने की कोशिश करता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैरी को लगता है कि उसे बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जीव कोई जवाब नहीं देता। अगले ही पल वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और क्लार्क को जमीन से ऊपर उठा लेता है, फिर बेहद हिंसक तरीके से उस पर हमला कर देता है। उसके दांत सीधे क्लार्क के शरीर में धंस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ खून फैल जाता है। क्लार्क बुरी तरह घायल हो जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैरी खुद को छुड़ा लेती है। वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। सामने दिखाई देने वाले एक दरवाजे से होकर वो दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने किसी शहर की सड़क जैसा दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुले आसमान के नीचे खड़ी हो, लेकिन ये सब अब भी बैकरूम्स के अंदर ही मौजूद था। मैरी के पास ये समझने का समय भी नहीं था, क्योंकि वो भयानक जीव अब भी उसका पीछा कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक और कमरे में घुस जाती है और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे खतरनाक दौड़। वह एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागती रहती है। हर जगह टूटे हुए फर्नीचर, पुराने लैंप और असंभव संरचनाएं दिखाई देती हैं। बैकरूम्स मानो कभी खत्म ही नहीं होता। भागते भागते अचानक मैरी का पैर फिसल जाता है। वह जोर से जमीन पर गिरती है और एक भारी फर्नीचर से टकरा जाती है। इस टक्कर में उसे गंभीर चोट लगती है। अब वह लंगड़ाते हुए भागने को मजबूर थी, लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। वह जीव लगातार उसके पीछे बना रहता है। आखिरकार भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जो किसी अंतहीन खाई के किनारे जैसी दिखाई देती है। नीचे सिर्फ अंधेरा था और कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मजबूर होकर मैरी दीवारों पर चढ़ना शुरू करती है। वह छोटे छोटे किनारों को पकड़कर ऊपर बढ़ती जाती है। हर कदम उसके लिए जानलेवा था, लेकिन कई कठिन प्रयासों के बाद वो ऊपर पहुंचने में सफल हो जाती है और कुछ समय के लिए उस जीव से दूरी बना लेती है। ऊपर पहुंचकर वो एक बार फिर चौंक जाती है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल क्लार्क के फर्नीचर स्टोर जैसी दिखती थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग था। कमरों का ढांचा लगभग वही था, मगर फर्नीचर पूरी तरह अलग दिखाई देता था। मैरी को लगता है कि शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। वह तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह पूरी ताकत लगा देती है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। अब बैकरूम्स ने उसे भी अपना हिस्सा बना लिया था। वो भी इस जगह में फंस चुकी थी। तभी वो जीव दोबारा उसके सामने आ जाता है। अब मैरी को समझ आता है कि यह वही आकृति है जो उसने पहली बार दीवार पर बने चित्र में देखी थी। यह कोई आम मॉन्स्टर नहीं, बल्कि पायरेट क्लार्क है। क्लार्क के अंदर वर्षों से जमा गुस्से, नफरत, अकेलेपन और टूटे हुए मानसिक हालात का एक भयानक रूप। मानो बैकरूम्स ने क्लार्क के सबसे अंधेरे हिस्से को एक जीवित रूप दे दिया हो। जैसे ही वह भयानक मॉन्स्टर मैरी के करीब पहुंचता है, मैरी हार मानने की बजाय आखिरी बार मुकाबला करने का फैसला करती है। वो पूरी ताकत के साथ उसकी टांग पर जोरदार वार कर देती है। हमला इतना शक्तिशाली होता है कि मॉन्स्टर की टांग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन इस संघर्ष में मैरी भी खुद को संभाल नहीं पाती। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अगले ही पल वो राक्षस उस पर झपट पड़ता है और बेहद क्रूरता से हमला करता है। आखिरी उम्मीद के रूप में मैरी वो पत्थर निकालती है, जिसे वो अपने अतीत की याद के तौर पर हमेशा साथ रखती थी। वो पूरी ताकत से उस पत्थर को राक्षस के सिर पर मार देती है। ये वार काम कर जाता है। जीव कुछ क्षणों के लिए लड़खड़ा जाता है और मैरी को भागने का मौका मिल जाता है। वो बिना पीछे देखे दौड़ पड़ती है, अंतहीन गलियारों को पार करती हुई, लगातार आगे बढ़ती हुई। आखिरकार उसे ऐसा लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो खुद को सुरक्षित समझने लगती है, अचानक विशेष सुरक्षा सूट पहने कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वे लोग गैस का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देते हैं। जब मैरी होश में आती है तो वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान बैकरूम से जिंदा बाहर निकल सकता है। इसके बाद मैरी को एक गुप्त सुविधा केंद्र में ले जाया जाता है, जहां उसके एक्सरे और कई मेडिकल परीक्षण किए जाते हैं। उसे स्ट्रेचर पर अलग अलग गलियारों से ले जाया जा रहा था। तभी उसकी नजर एक बेहद डरावनी चीज पर पड़ती है। उस सुविधा केंद्र में उस राक्षस का शरीर भी मौजूद था। कुछ देर बाद उसके सामने फिल आता है, वही व्यक्ति जो लगातार कैमरों के जरिए क्लार्क और मैरी पर नजर रख रहा था। वो अपना परिचय देता है और फिर मैरी से एक सवाल पूछता है, आखिर वो बैकरूम्स के अंदर पहुंची कैसे? मैरी बताती है कि वो एक फर्नीचर स्टोर के बेसमेंट में मौजूद छिपी हुई दीवार के रास्ते अंदर पहुंची थी। इसके बाद वो फिल से एक सवाल पूछती है। वो जानना चाहती है कि क्या वो क्लार्क को पहले से जानता था, क्योंकि उसके पास क्लार्क और उसके स्टोर की तस्वीरें मौजूद थीं। कुछ क्षणों तक फिल चुप रहता है, फिर वो फैसला करता है कि अब सच बताने का समय आ गया है।
वो मैरी को अपनी संस्था के बारे में बताना शुरू करता है। फिल खुलासा करता है कि कई साल पहले उनकी कंपनी एमआरआई मशीनें बनाया करती थी। उनका काम पूरी तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्हें संयोग से बैकरूम्स के अस्तित्व का पता चल गया और उसी पल से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। तब से उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक रह गया, बैकरूम्स की जांच करना, उसके रहस्यों को समझना और यह पता लगाना कि आखिर यह जगह है क्या। फिल आगे बताता है कि वह खुद भी कभी बैकरूम्स के अंदर फंस चुका है और शायद उसी अनुभव ने उसे बदल कर रख दिया। उस दिन के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी मिशन को समर्पित कर दी। वह लगातार उन अंतहीन गलियारों का नक्शा बनाता रहा, नई जगहों की खोज करता रहा और इस रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन इतने वर्षों की रिसर्च के बाद भी वह एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करता है। उसे आज भी नहीं पता कि बैकरूम्स वास्तव में कैसे काम करता है। वह सिर्फ इतना जानता है कि दुनिया भर में इसके नए प्रवेश द्वार लगातार दिखाई दे रहे हैं। हर साल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और किसी को भी अंदाजा नहीं कि इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। यह सुनकर मैरी और ज्यादा बेचैन हो जाती है। वो फिल से पूछती है कि अब उसके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि अब वो पूरा सच जान चुकी है। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही कुछ अजीब होने लगता है। अचानक उसका ध्यान बिखरने लगता है, मानो उसका मन किसी दूसरी दुनिया में खिंचता जा रहा हो। बचपन की दबी हुई यादें एक एक करके वापस आने लगती हैं और इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ। उसे अपने टूटे हुए पुराने घर की झलक दिखाई देती है। उसे अपनी माँ याद आने लगती है। उसे वे चीजें दिखाई देती हैं जो उसने सालों पहले खो दी थीं। पुरानी तस्वीरें, पुरानी यादें, पुराने दर्द। और तभी एक डरावनी सच्चाई सामने आती है, ठीक वैसी ही जैसी क्लार्क ने बताई थी। बैकरूम सिर्फ लोगों को कैद नहीं करता, वह उनकी यादों को भी अपने अंदर संभाल कर रखता है। मानव स्मृतियों के बचे हुए टुकड़े वहां हमेशा मौजूद रहते हैं। उसकी अनंत दुनिया में हर जगह अतीत की परछाइयां बिखरी हुई हैं। जो भी कभी वहां गया, उसकी यादों का कुछ हिस्सा वहीं रह गया। मैरी को अपने पुराने सामान की झलक दिखाई देती है, उसकी किताबें, उसकी निजी चीजें। उधर कैट और बॉबी की तस्वीरें भी वहां मौजूद थीं, मानो बैकरूम्स ने उनकी पूरी जिंदगी को अपने अंदर कैद कर लिया हो। ऐसी यादें भी वहां मौजूद थीं जिन्हें लोग हमेशा के लिए खो चुका समझते थे। और फिर कहानी अपने सबसे भयावह दृश्य तक पहुंचती है। हम बैकरूम्स के अंदर एक महिला को देखते हैं जो बिल्कुल मैरी जैसी दिखाई देती है। उसका चेहरा, उसका शरीर, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन फिर भी वो मैरी नहीं थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई इंसानी एहसास नहीं था। वह उन्हीं खोखले प्राणियों जैसी लग रही थीं जिनके बारे में क्लार्क ने पहले बताया था, मानो मैरी की यादों से जन्मी कोई प्रतिकृति हो, एक ऐसा संस्करण जो सिर्फ स्मृतियों का अवशेष था। और तभी क्लार्क की कही हुई बात सच साबित होती नजर आती है। बैकरूम्स लोगों की प्रतियां बना सकता है, उनकी यादों से नई मौजूदगियां पैदा कर सकता है। और इसी डरावने खुलासे के साथ कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है, दर्शकों को अनगिनत सवालों के साथ छोड़ते हुए और बैकरूम्स का रहस्य पहले से भी ज्यादा गहरा बनाते हुए। तो दोस्तों, पूरी कहानी देखने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म का असली मतलब क्या था? डायरेक्टर हमें क्या समझाना चाहते थे? दरअसल ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के अकेलेपन और गहरे डिप्रेशन को दिखाती है। वो बैकरूम्स कोई असली जगह नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग का वो खालीपन है जहां एक बार इंसान अकेला हो जाए तो वहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। असिंक कंपनी के वैज्ञानिक जिस तरह कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर एक दूसरा दरवाजा खोलते हैं, वो दिखाता है कि इंसानी लालच किस कदर भारी पड़ सकता है। और एंड में जो मैरी का हमशक्ल क्लोन बाहर आता है, वो ये साबित करता है कि जब कोई इंसान ऐसे गहरे डिप्रेशन से बाहर आता भी है तो वो पहले जैसा मासूम नहीं रहता। उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए अंदर ही मर जाता है। अगर आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही और भी दिमाग घुमा देने वाली मूवीज की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।